नंबर, पता नहीं कैसा कट हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एंगुलर सर्वे में क्या होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन कितना सारा उतना प्लस माइनस लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट देखना होगा आपको कि इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम काउंट कितना होता है। देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, अगर इसको मैं प्रैक्टिकल समझे, प्रैक्टिकल समझते देखो, जैसे मान लो वो मेरा हाथ में एक स्केल है, सब चीज ठीक है ना, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, सब चीज ठीक है ना, क्या ठीक नहीं है, सब चीज ओके है ना भाई, वीडियो में क्या दिक्कत हो रहा है, सब चीज ओके है कि नहीं है, ठीक है ओके, चलो ठीक है बाबू। देखो तो जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा कैमरा को और साफ कर देता हूं, अच्छे से धुंधला दिख रहा है यार मुझे, आप लोग को धुंधला नहीं लग रहा, बता नहीं पा रहे सब, मोबाइल को ना खाली करना, वो डेटा बहुत भर गया, टाइम नहीं मिला यार, हर दिन क्लास क्लास क्लास, पता है नेक्स्ट बार ना हम भी पूरा बोर हो गए, हम भी सोच रहे थे कहीं घूम कर आए, बताओ किस्मत को ऐसा मंजूर था कि भेज दिया आगरा, सॉरी दीघा घूम। देखो यहाँ देखो, ये देखो लिस्ट काउंट मतलब क्या, सपोज मान लो मैं स्केल दूं आपको, ठीक है, स्केल देखो क्या, अगर स्केल से हम बोले तुम माप के देखो कितना मेजरमेंट होगा, तो तुम माप सकते हो क्या, मिनिमम मापोगे ना तो 1 मिलीमीटर होगा, मिनिमम 1 मिलीमीटर छोटा होगा, तुम अगर इस स्केल से मापते हो तो 1 मिलीमीटर एक्यूरेटली माप सकते हो। कैसे मापोगे एक्यूरेटली, मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक बार मैंने समझाया था कि ऐसा मान लो ये मेरा स्केल है, ठीक है, तो इस तरह से 4 दाग होते हैं, फिर बड़ा दाग होता है, फिर 1 2 3 4 दाग होता है, फिर बड़ा दाग, ऐसा होता है कि नहीं होता स्केल में, स्केल आप देखो ना ऐसे ही रहता है ना, स्केल में मार्किंग ऐसे रहता है ना। तो जब तुम मापोगे तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 1 मिलीमीटर, तो मिनिमम तुम कभी भी मापोगे ना तो 1 मिलीमीटर से छोटा नहीं माप सकते, किसी भी हाल में मापो 1 मिलीमीटर चाहिए, ठीक है। तो हर एक स्केल का एक लिस्ट काउंट होता है, इससे कम नहीं मापा जा सकता है, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट में दिया रहता है, तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, वो इंस्ट्रूमेंट में दिया रहता है, फिर तुम देख लोगे कि 1 डिग्री है ना, 1 सेकंड है ना, 2 सेकंड है ना, 20 डिग्री है, क्या है, कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हो उससे, उसमें तो मार्किंग क्या रहेगा ना, तो तुमको पता चल जाएगा इतना लिस्ट काउंट है, तो उतना लिस्ट काउंट प्लस माइनस नंबर ऑफ स्टेशन गुना 2। जैसे मान लो सपोज तुम 10 जगह स्टेशन फिक्स किए, तो 10 गुना क्या कर दिए, 2 कर दिए। अब तुम्हारा मान लो, मैं मान लेता हूं जो सबसे छोटा, कोई मुझे बता सकता है एंगल मेजरमेंट करते समय सबसे छोटा इकाई क्या होता है, एंगल का, एंगल का मेजरमेंट करते समय सबसे छोटा इकाई क्या होता है, एंगल का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, अभी नाम सुने हो, सेकंड होता है, वेरी गुड, सेकंड होता है। सेकंड से बड़ा क्या होता है, सेकंड से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, सेकंड से थोड़ा बड़ा क्या होता है, मिनट, कितना सेकंड बराबर 1 मिनट, तुम लोग पढ़ा होगा ज्योमेट्री जब पढ़े होगे तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट ऐसे लिखा गया होगा, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 60 मिनट बराबर कितना होता है, जल्दी बताओ, 1 डिग्री, 1 आवर नहीं 1 डिग्री होता है। तो एंगल में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो देखो अगर मान लो इसको हम फॉर्मूला में पुट करें तो 2 इंटू नंबर ऑफ स्टेशन, तो 2 गुना, मान लो 10 स्टेशन हम लोग लिए थे तो 10 बैठा दिए, प्लस माइनस कितना, मान लो तुम्हारा एस्टिमेट का लिस्ट काउंट होता है 20 सेकंड होता है, मैक्सिमम 20 सेकंड होता है, तो 20 सेकंड तुम ले लो, तो टोटल कितना हो गया, देखो 10 दूना 20 प्लस माइनस 20 सेकंड हुआ ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया या तो तुम्हारा क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 40 सेकंड तक तुम्हारा क्या है, परमिशन है, 40 सेकंड ज्यादा या 40 सेकंड कम तुम्हारा मेजरमेंट हो सकता है। 60 डिग्री बराबर 1 मिनट, ठीक है, ये होता है। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग किए ना, अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा ना, तो 40 सेकंड का तुम्हारा क्या परमिसेबल एरर है, 40 सेकंड का एरर तुम्हारे उस पॉइंट पे रह सकता है, उस सेकंड वहां से तुम मेजर करोगे 40 सेकंड, मतलब जब तुम पूरा एंगल मापोगे 10 पॉइंट को फिक्स करके, मान लो इस तरह मेजरमेंट कर करके तुम लिए हो, 10 पॉइंट मेजर किए हो, तो मैक्सिमम 40 डिग्री 40 सेकंड का अंतर आना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होगा, 40 सेकंड का। अगर एंगुलर मेजरमेंट में अगर तुम्हारा चेंज आ रहा है तो चलेगा, उससे ज्यादा अगर चेंज हो गया तो गड़बड़ है, उसको तुम ठीक कर। ये सिर्फ सीधा ही नहीं होता, बहुत बार टेढ़ा भी होता है, ऐसे भी होता है ना, ऐसे से करके मेजर कर रहे हो, तो मैक्सिमम 40 सेकंड तक पॉसिबल है। अगर 20 सेकंड एरर है और टोटल इंस्ट्रूमेंट कितना 10 स्टेशन को तुम सेट किए, हम एक तो समझे कि इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 20 सेकंड में मान लिए और 10 स्टेशन सेट किए, तो इस फॉर्मूला में बैठेंगे तो कितना है, 40 सेकंड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक तो न्यूमेरिकल द्वारा बताएं, देखो ना 40 सेकंड कैसा आ रहा, 40 सेकंड आएगा, ये जीरो आएगा तो जीरो तो लेंगे नहीं, 40 सेकंड हम लोग प्रेफर करेंगे, तो 40 सेकंड हम लोग को ये आना चाहिए 40 सेकंड, अगर जीरो ले लिए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट काउंट के बारे में, अगर एंगुलर हो। तीसरा क्या है, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट किसके ऊपर है, ट्रायंगुलर सर्वे, ठीक है, किस पे बात करें, ट्रायंगुलर सर्वे बात करें, ठीक है।
सर्वे, सी नंबर लिखो, ट्रायंगुलर सर्वे। अगर हम लोग कहीं ट्रायंगुलर सर्वे करते, हैविंग लो ट्रायंगुलर सर्वे। ट्रायंगुलर सर्वे तुम लोग नाम सुना होगा ट्रायंगुलर सर्वे का, नहीं सुना होगा तो सुन लो, ये सब सर्वे का पार्ट है। ट्रायंगुलर सर्वे, कोई मुझे बता सकता है? ट्रायंगुलर सर्वे में एक टॉपिक आता है, ठीक है, आइडल ट्रायंगुलर, ठीक है, किसको बोलते हैं? आदर्श, किसको बोला जाता है? ठीक है, किसको बोलते हैं? जिस ट्रायंगुलर का, जब लोग ट्रायंगुलर सर्वे करते हैं ना, देखो एक बाबू ट्रायंगुलर सर्वे क्या मैं समझा देता हूं। ट्रायंगुलर सर्वे होता है कोई चीज का एरिया मेजर करने का। जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो कोई एक तो इरेगुलर शेप, ऐसा ऐसा बॉडी, तुमको बोलेगा बाप बताओ इसका एरिया कितना होगा, तुम नहीं माप पाओगे। लेकिन अगर इसको हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड कर दें, अगर मान लो हम क्या करें, इसको ट्रायंगल बना दें, ऐसे ट्रायंगल बना दें, ऐसे ट्रायंगल बना दें, तो हम लोग ट्रायंगुलर का फॉर्मूला जानते हैं, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, जोड़ दो, आ जाएगा। लेकिन जब ये इनिशियल कंडीशन में ऐसा था तो तुम नहीं बता पा रहे थे एरिया। वही जब हम लोग इसको क्या करें, ट्रायंगल में डिवाइड कर दे तो इसका एरिया निकालना आसान हो गया। तो ट्रायंगुलर सर्वे क्या होता है ना, एरिया निकालने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस सर्वे के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का, किसी भी जगह का एरिया निकालते हैं, तो किसी भी शेप का। तुम्हारा घर में भी कोई जमीन अगर उल्टा पुल्टा शेप का हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि बंटवारा कैसे करें, तुमको मालूम नहीं चल रहा कि कैसे कैसे मापेंगे, तो कुछ मत करो, उस जमीन को ट्रायंगल में डिवाइड करो, जितना पॉसिबल ट्रायंगल हो सकता है डिवाइड कर दो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, जितना ट्रायंगल का एरिया होता है। अब तुम पता कर लो कि कितना है तुम्हारा जमीन, बोलो है कि नहीं? देखो ऐसे तुम नहीं निकाल पाओगे, ये तो इरेगुलर है ना, कोई ए कोई बी कोई सी, कैसे पता करोगे इसका एरिया कितना, बताओ, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, और ट्रायंगल में डिवाइड करके हम लोग जब निकालेंगे तो इसका एरिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हर किसी को पता है। ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला हर किसी को पता है कि नहीं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे करके फॉर्मूला तुम लोग सीखा होगा, रूट अंडर, ऐसे करके निकालते हैं कि नहीं एरिया। एस इक्वल टू हाफ पैरामीटर ऑफ द, एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एबीसी क्या है, एबीसी ट्रायंगल का भुजा है, ये एबीसी, ये एबीसी मतलब साइड ऑफ द ट्रायंगल, बस इसमें वैल्यू पुट करोगे तुम्हारा आ जाएगा मार्क्स। तो ये चीज तुम लोग को पता है कि एस वैल्यू पुट करके इसमें निकाल के हम ये, तो ट्रायंगुलर सर्वे में क्या होता है, हम लोग एरिया मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एरिया मापते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर सर्वे में कितना प्लॉटिंग एरर पॉसिबल है, कितना होता है, चलो। तो सरफेस के केस में, सरफेस के केस में, ठीक है, सरफेस, अब इसमें हम लोग जानते हैं इसमें दो है, अगर सरफेस है, ठीक है, ठीक है, तो 1:5000, 1:5000 तक पॉसिबल है। देखो ध्यान से, 1:5000 याद रखना, मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अब बी नंबर, अगर लीनियर है, अगर लीनियर सर्वे कर रहे, लीनियर, लीनियर सर्वे कर रहे हैं, क्या सुना, लीनियर सर्वे, ठीक है, लीनियर सर्वे कर रहे हैं, दैट इज फॉर अंडरग्राउंड के लिए, यूजी के लिए, तो कितना होगा। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सरफेस लिखे नहीं, अंडरग्राउंड लिखो। अगर अंडरग्राउंड के केस में होगा, डायरेक्ट लिखो, अंडरग्राउंड के केस में होगा 1:2500, ठीक है, कितना होगा अंडरग्राउंड में 1:2500 होगा। ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों एरर दिया हुआ, ये दोनों को तुम याद, ठीक है। सरफेस में 1:5000 और अंडरग्राउंड में 1, मतलब इसका हो गया कि जैसे अगर 5000 यूनिट है तो उसमें एक तुम्हारा छूट है। 5000 का मतलब कितना हो गया, सेंटीमीटर में तुम बदलोगे तो 5000 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, इसको 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं, बराबर 5000 सेंटीमीटर, तो 5000 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, तार,
दिख रहा है बाबू? सॉरी फॉर दैट। दिख रहा है अभी सब कुछ? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा बाबू? दिख रहा है? नेट आने तो ठीक हो जाएगा। मैं बोल ही रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वीडियो इशू हो रहा है? बाबू ना क्या किया ना, आई थी ना लाइन खींच दी ना तो वाईफाई कट गया मेरा अचानक। वाईफाई का तार उसमें कनेक्शन था। अब ठीक है? ठीक, कैमरा ऑन करता, रुको रुको रुको, मैं समझ गया। रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट वेट कर लो, एक मिनट वेट कर लो। एक्चुअली क्या हुआ ना, जो बाबू एक आई थी ना छोटा घर में आई है, तो वही वाईफाई का पावर ही तार ही ऐसा खींची कि पूरा वाईफाई ऊपर के ले गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 5000:1 और 25, मतलब इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? देखो 5001 का मतलब क्या है? जैसे 1:5000 मैंने लिखा ना, तो 5001 को सेंटीमीटर में लिखो, तो 1 सेंटीमीटर इज टू 5000 सेंटीमीटर, ये ना हुआ। तो 5000 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया 5000 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 5000 सेंटीमीटर मतलब 50 मीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर। मतलब अगर तुम कहीं पे सर्वे कर रहे हो और 50 मीटर तक का दूरी है और उसमें तुम 1 सेंटीमीटर लेने में गलती कर दी तो एप्लीकेबल। ट्रायंगुलर सर्वे करते समय अगर तुम कहीं 50 मीटर का अगर दूरी ले रहे हो, 50 मीटर का तुम दूरी लेते समय अगर उसमें 1 सेंटीमीटर का तुम गलती कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5000 सेंटीमीटर का मतलब जो हम लोग समझते हैं उसका मतलब 50 मीटर होता है और 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर होता है। तो हम लोग क्या इसका मतलब बोल सकते हैं? इसका मतलब हम समझ गए कि 50 मीटर मापते समय अगर 1 सेंटीमीटर भूल हो गया तो एरर का कोई बात नहीं, ट्रायंगुलर सर्वे में ही होता है। तो अगर कभी आपसे पूछे ट्रायंगुलर सर्वे का एरर कितना होता है सरफेस के केस में, तो 1:5000 और अंडरग्राउंड के केस में कितना है? मैक्सिमम 1:2500 का परमिशन है, 2500 से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब देखो, इसका मतलब कभी उल्टा मत सोचना, तुम्हारा दिमाग में गलत इमेज बन रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 50 मीटर में 1 सेंटीमीटर, यही ना हुआ? अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर में कितना होगा? 50 सेंटीमीटर में कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे तुमका एरर क्या है? ज्यादा परमिशन है, क्योंकि अंडरग्राउंड में काम करना सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए दुगना दिया हुआ छूट। ये समझो, इस चीज को ऐसे लो, देखो अगर सरफेस में लेते तो 50 में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सरफेस में काम करना आसान है इसलिए कम एरर रखना है। 50 में केवल 1 सेंटीमीटर एरर रखना है, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अंडरग्राउंड के केस में हम लोग जब चेंज करते इसी डेटा को, तो हम लोग देखते हैं 50 सेंटीमीटर बराबर कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि अंडरग्राउंड में जो भी प्लान बनेगा वो ज्यादा, उसमें एरर कम दिखाएंगे, कम से कम एरर, सॉरी ज्यादा एरर का परमिशन है कि ज्यादा एरर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। जहां पे 1 सेंटीमीटर सरफेस पे, अंडरग्राउंड में क्या है 2 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, अभी तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में? सर क्वेश्चन सिंपल आएगा, व्हाट इज द परमिसिबल एरर ऑफ प्लॉटिंग ड्यूरिंग द प्लॉटिंग, ऐसा पूछेगा। तो ऑप्शन है 2000:1 इन स्केल ऑफ द 2000:1, ऐसा करके होगा। फिर से समझा देता हूं, देखो ध्यान सुनो। देखो तुम लोग को दिमाग में गया होगा कि सर 2500:1 लिख रहे हैं अंडरग्राउंड के केस में, सर ये तो उल्टा है, गलत है। होना चाहिए सरफेस का ये होना चाहिए और अंडरग्राउंड की होना चाहिए। दिमाग में ऐसा जा रहा होगा, जो कि मेरा दिमाग में गया, अरे इसका ज्यादा, इसका कम, इसका कम, इसका ज्यादा क्या है? देखो इसका मतलब क्या होगा? इसको जो हम लोग चेंज किए थे कितना निकला? 50 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब 50 मीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है। कितना एरर हो सकता है? 50 मीटर का अगर कोई चीज प्लॉट है, कोई जगह है, लंबाई है, तो 1 सेंटीमीटर गलती कर सकते हैं। अब अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं अंडरग्राउंड वाला, तो 2500 इसको हम लोग सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या होगा? देखो 1 सेंटीमीटर होगा बराबर आ गया कितना होगा? 2500 सेंटीमीटर। 2500 सेंटीमीटर को जब तुम बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर 25 मीटर में, मतलब 25 मीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर है, हो सकता है। 25, अगर तुम 25 मीटर का अगर तुम कहीं पे कोई चीज को ड्रॉ कर रहे हो
25 मीटर में तुम कितना एरर रख सकते हो भाई? 1 सेंटीमीटर का। तो 50 मीटर में कितना एरर रखना होगा? मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर। तो इस केस में कितना एरर रखने का प्रयास? अगर सरफेस का प्लान है तो कितना रख सकते हो 50 मीटर में? 1। और इसमें कितना रख सकते हो? 2। तो किसमें ज्यादा छूट मिला है? सरफेस वाला में, अंडरग्राउंड वाला में? ए वाला में ज्यादा छूट है ना बी वाला में ज्यादा छूट है? तो बी वाला में ज्यादा छूट है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर का एरर थी, 2 सेंटीमीटर तो एरर चलेगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बाबू क्योंकि अंडरग्राउंड में लाइट और सुविधाएं कम होती है सरफेस के मुकाबले, इसलिए उसमें दोगुना एरर, थोड़ा ज्यादा भी एरर हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है। बस मेन रीजन है कि अंडरग्राउंड प्लान में अगर तुम ट्रायंगुलर सर्वे कर रहे हो, ट्रायंगुलर सर्वे तुम्हारा क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन सर्वे कर रहे हो, तो उस केस में अगर तुम्हारा थोड़ा ज्यादा दुगुना छूट का परमिशन मिलता है, यानी कितना का मिलता है? 2 सेंटीमीटर मिलता है 50। लेकिन इसको स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना आ रहा है? 1:2500 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 1:5000। इसी को अगर तुम 5000 में बदल दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 2000:5000। देखो अब नहीं समझ में आ रहा है ये वाला? यानी 5000 में कितना? 2 है, दुगुना है, इसका दुगुना छूट है कि नहीं? एरर है, दोगुना एरर रख सकते हो, मतलब दोगुना एरर भी आ जाए तो भी तुमको कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा। यही बात बोलना चाह रहे, ठीक है? तो मोटा मोटी यही बात। सरफेस का मतलब, सब सरफेस का मतलब ओपन का सरफेस, सब कुछ उसमें आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर सरफेस में हम लोग बना रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर 50 मीटर पे, और अगर अंडरग्राउंड में बना रहे हैं तो 50 मीटर पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है? ये होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग नोट डाउन करेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा। चलो फटाफट आंसर क्वेश्चन आंसर लिखो। राइट द रेफरेंस ऑफ ऑल मेजरमेंट स्टेशन। ठीक है, आगे पढ़ा है, आगे बता, एमसीक्यू क्वेश्चंस लिखवा है क्या और इसी में पूछना है? कुछ कोई सवाल है तो पूछ लो बाबू, किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछ, ठीक है? नहीं तो आगे पढ़ाएंगे। सर प्लीज फिर से एक बार, ठीक है विवेक, फिर से समझा देता। हाँ, 2000:5, लेकिन कब? अगर अंडरग्राउंड है तब। अंडरग्राउंड में तुम 2:5000 लिख सकते हो, बस हो गया, ही सिंपल बात है। 1:2500 लिखा हुआ है, अगर कोई बोलेगा सर 2:5000 तो क्या गलत? थोड़ी ना, एकदम सही है, ये भी सही है। तो सरफेस पे 1:5000 और अंडरग्राउंड में 2:5000, मतलब इसका कितना गुना है? ये 2 गुना है, यानी 2 गुना छूट है, यही बात बोलना चाह रहे हैं। अंडरग्राउंड के केस में अंडरग्राउंड का जो भी प्लान होगा उसमें ट्रायंगुलेशन सर्वे देखेंगे तो 2 गुना का छूट मिलता है। जहां पे इसको 1 यूनिट का छूट है, यहाँ पे 2 यूनिट का छूट है, यही है। प्लस माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। एंगल में प्लस माइनस होता है, देखो एंगल में प्लस माइनस क्यों होता है? हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ की ओर जाता है तो पॉजिटिव होता है, साउथ की ओर जाता है नेगेटिव होता है, इसलिए उसमें प्लस माइनस होता है कि नहीं? तुम लोग जब बियरिंग पढ़े होगा तो नॉर्थ और साउथ होता है ना भाई, तो नॉर्थ की ओर जो भी लाइन लिया जाता है ना, ईस्ट वेस्ट से, ईस्ट और वेस्ट होता है, तो नॉर्थ और ये साउथ होता है ना, तो ईस्ट से अगर नॉर्थ की ओर तुम जाओगे तो नॉर्थ से तुम लोगे तो पॉजिटिव होता है, साउथ से लोगे तो नेगेटिव होता है, ऐसा होता है, पता है कि नहीं? एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइन शो करना होता है। तुम लोग देखे ना, क्वाड्रिलेटरल बियरिंग होता है, इसलिए उसमें प्लस माइनस दिया गया, इसमें प्लस माइनस दिया, इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ है ना, ये लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी वस्तु का लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर बी पॉसिबल। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। लिखो, राइट द रेफरेंस ऑफ ऑल मेजरिंग स्टेशन इन माइन सर्वे प्लान। लिखो क्वेश्चन नंबर, लिखो राइट द reference of all, लिखे राइट द रेफरेंस ऑफ ऑल मेजरिंग स्टेशन, ऑल मेजरिंग स्टेशन, लिखे ऑल मेजरिंग स्टेशन यूज इन सर्वे प्लान, सर्वे प्लान में यूज होने वाला जितना ही मेजरिंग स्टेशन है उसका किसके सापेक्ष, वो किसके रेफरेंस में बनाया जाता है? तो लिखो इसका पूरा नाम होगा ING, पूरा नाम क्या होता है? लिखो इंडियन नेशनल ग्रिड, इंडियन नेशनल ग्रिड के सापेक्ष होता है। इंडियन नेशनल ग्रिड क्या है ना, जैसे तुम लोग नाम सुना होगा, तुम लोग नाम सुने होगा जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, GSI जिससे हो गया, तो वो लोग क्या किया ना, भारत में ना नेशनल ग्रिड लाइन खींच के रखा है, क्या ये तो उसी के रेफरेंस के आधार पे होना चाहिए, उसी के रेफरेंस के आधार पे तुम्हारा क्या होगा, सारा प्लान रहेगा, सारा प्लान एंड सेक्शन
उसी के रेफरेंस में रहेगा, उसी का कोऑर्डिनेट लेना होगा हमको। अब नहीं समझ में, आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे देखो बाबू, मान लो तुम जो जगह ली हो, सपोज मान लो तुम्हारा प्लान बना रहे हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक उदाहरण समझता हूँ। मान लो रानीगंज का प्लान बना रहे हैं, तो रानीगंज का मान लो ये स्टेशन है, ठीक है, रानीगंज का स्टेशन है, ठीक है, और माइंस क्या है, रानीगंज स्टेशन से 1 किलोमीटर का दूरी पर है, 1 किलोमीटर इधर दूरी पे है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, तो जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे प्लान में, तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे ना, कोऑर्डिनेट सेट करेंगे ना, तो रानीगंज का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखना पड़ेगा और उसके रेफरेंस में प्लान बनेगा, उसके रेफरेंस के साथ कोरिलेट करेगा। तुम बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है, थोड़ा मैं तुमको फिर भी समझा सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान लो हम क्या किए, मान लो माइन से 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, मान लो रानीगंज यहाँ स्टेशन था, स्टेशन का कोऑर्डिनेट था, मान लेता हूँ मैं, लिख देता हूँ मैं, मान लो था 16,548, 4,652 था। तो ये वाला पॉइंट को हमने ले लिए, इतना कोऑर्डिनेट ले लिए। कोऑर्डिनेट कैसा होता है, एक्स और वाई होता है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना था, जो कि हम एक्स वाई मान के हम ले लिए इस पॉइंट। अब हम लोग 1 किलोमीटर इधर दूर है, तो 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर दूर इधर, उसके हिसाब से जो पॉइंट मिलेगा ना, उसको सेट करते करते हम लोग जाएंगे। अगर माइंस मान लो मेरा ऐसा करके बना हुआ है, तो इस माइंस को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे यहाँ। मतलब जो बेस होगा ना, नेशनल ग्रिड लाइन के बेस पर ही होगा, जहां पर भी लेंगे उसी पॉइंट को सेट करके दिखाना होगा प्लान। अगर किसी को इससे बाद और भी इस चीज को समझना है, जानना है, तो हम कभी किसी दिन तुमको ना अच्छे से समझाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। एक्चुअली जो लाइन देख रहे हो ना, 400-400 मीटर के अंतराल पे होता है। पहले तो अच्छा एक सिंपल चीज बताता हूँ, तुम सिंपल चीज जानना चाहते हो, तुम मान लो तुमको पता है कि तुम्हारा जगह का कोऑर्डिनेट कितना है, तुम नेट पे सर्च करो कोऑर्डिनेट ऑफ माई लोकेशन, तुमको पता चल जाएगा। तुम अपना लोकेशन को सर्च करो, कोऑर्डिनेट ऑफ माई लोकेशन, यू हैव टू फाइंड दैट हमारा पॉइंट का लोकेशन क्या है, पक्का बता देगा। तो हर एक पॉइंट का लोकेशन होता है, और वो क्या है लोकेशन, किसके सापेक्ष है वो, GING मतलब इंडियन नेशनल ग्रिड के सापेक्ष है वो, और उसी बेस पे हम लोग सारा का सारा काम, बस ये दिमाग में बैठा, ठीक है। हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो प्लान जब भी हम लोग बनाएंगे ना, तो उस पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट निकाल के देख लेंगे कि जहां पर हम रखें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है। अच्छा इतना कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पे, तो वहां से देखते हुए दिशा को मैच करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फिर प्लान ड्रॉ करेंगे। बस मोटा मोटी तुम इतना ही समझ लो कि नेशनल इंडियन नेशनल ग्रिड के आधार पर होता है, और ये पहले से तय किया हुआ मानक है, और हर प्लेस का कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, हर प्लेस का अलग अलग होगा। ये अक्षांश और देशांतर के ऊपर डिपेंड करता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना हम लोग 0 डिग्री देशांतर से हम लोग ईस्ट और वेस्ट की ओर जाएंगे, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक देशांतर से दूसरा देशांतर के बीच मोटा मोटी तुम्हारा कुछ मीटर का डिफरेंस होता है विषुवत रेखा के पास, है ना, कुछ 1 डिग्री से दूसरा डिग्री पे उतना किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो जितना जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे उस तरह क्या वैल्यू बढ़ेगा। तो उसी डिग्री के आधार पर उसी को हम लोग मीटर पे चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, प्लान को प्लॉट करते हैं। मतलब प्लान जो तुम देख रहे हो ना, एग्जैक्टली है वो उस जगह का पार्ट है एक तरह से, तुम समझ लो, ठीक है। तुमको अगर अपना जगह का लोकेशन पता करना है, तुम नेट में सर्च करके देखो ना, तुमको पता चल जाएगा तुम जहां खड़े उसका कितना है। तो हर जगह कोऑर्डिनेट होता है, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं, रॉकेट साइंस के शरीर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ऐसा कुछ नहीं, तुमको मिल जाएगा। इवन जब तुम मोबाइल में सर्वर सर्च करते हो ना, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता है। जो तुम्हारा एड्रेस होता है जगह का, ये तुम गूगल मैप में सर्च करते हो, वो भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से होता है, ठीक है ना। वो सब जगह कोऑर्डिनेट काम आता है, सबका कोऑर्डिनेट होता है, हर जगह कोऑर्डिनेट होता है। एप्लीकेशन में तुम डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब में तुमको सॉरी प्ले स्टोर में तुमको एक दो एप्लीकेशन मिल जाए, कोऑर्डिनेट फाउंडर बोल के, कोऑर्डिनेट निकाल के तुम देखना, तुमको पता चलेगा किस जगह क्या कोऑर्डिनेट उस एप्लीकेशन में दिया रहेगा। उस सिर्फ जगह को रखो वहां पे, तुमको बता देगा इस जगह कोऑर्डिनेट यहाँ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट इतना, यहाँ कोऑर्डिनेट है। तो वो कुछ दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग फिक्स करते हैं, और उसको बोलते हैं नेशनल इंडियन नेशनल ग्रिड, ठीक है, उसके हिसाब से ही होता है मेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। देखो, whose approval required to remove the plan and section from the mines? देखो किसका अप्रूवल चाहिए, whose approval required, whose अप्रूवल किससे तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा, whose approval required, परमिशन या अप्रूवल रिक्वायर्ड, ठीक है। टू रिमूव करना, तुमको हटाना है, रिमूव हटाना है प्लान एंड सेक्शन फ्रॉम द माइन ऑफिस, प्लान एंड सेक्शन फ्रॉम माइन ऑफिस, माइंस के ऑफिस से, ठीक है। अगर तुमको कोई प्लान और सेक्शन को हटाना है, अलग जगह रखना है, तो किसका परमिशन लेके तुम हटाओगे, किसका ऑर्डर चाहिए, तो लिखो बाय रिटन ऑर्डर ऑफ RI,
रिटन ऑर्डर ऑफ आर आई, ऑर्डर ऑफ आर आई। रीजनल एक्सपेक्टर का ना रिटन ऑर्डर के साथ ही ये हटेगा। अगर रीजनल इंस्पेक्टर अगर रिटर्न ऑर्डर देते हैं ना तो ही तुम उसको हटा सकते हो, नहीं तो तुम उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, हो गया वाला। हाँ वही तो कोऑर्डिनेट मालूम होगा, मैप में दिखा हो, वेरी गुड, गूगल मैप में, वेरी गुड। वही उसी का बात हम कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना, कुछ अलग चीज नहीं बता रहे। जो जो चीजें बताई जा रही है ना, जो आप लोग देखे हो, जो जानते हो ना, उसी के बारे में बताया और पढ़ाया जा रहा है। कुछ हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। सिर्फ सर्वे सुनने में लगेगा आप लोग के लिए नया कि सर्वे ऐसा चीज आ गया, क्या है इसमें, बहुत अजीब लग सकता है कुछ कुछ चीजें, लेकिन वैसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जो नहीं बता पाओगे। लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू रीडिंग फॉर सबसिडेंस सर्वे। राइट द डिस्टेंस बिटवीन, देखो राइट द, देखो राइट द डिस्टेंस। एक सवाल आया था ना हम लोगों का कि जब सबसिडेंस सर्वे करेंगे दो पॉइंट के बीच का दूरी कितना होगा। देखो राइट द डिस्टेंस बिटवीन टू, देखो टू स्टेशन, राइट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पॉइंट, जो भी लिखना लिखो, टू रीडिंग, टू रीडिंग लिख लेते तुम लोग, रीडिंग और पॉइंट और स्टेशन। टू रीडिंग लिखा हुआ मेरा बुक में, रीडिंग लिख लेते हैं और स्टेशन लिख देते हैं, ठीक है, स्टेशन, रीडिंग और स्टेशन, ठीक है, फॉर सबसिडेंस सर्वे, फॉर सबसिडेंस सर्वे। अगर सबसिडेंस का सर्वे करें ना, सबसिडेंस सर्वे, अगर सबसिडेंस का सर्वे कर रहे हम लोग, सर्वे, अगर सबसिडेंस का सर्वे कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में दो पॉइंट का रीडिंग का बीच का दूरी कितना होना चाहिए। तो लिखो इसमें कितना होगा, नॉट एक्सेडिंग 3 मीटर, यानी मैक्सिमम, अधिकतम, मैक्सिमम कितना होगा 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। अगर कभी भी हम लोग सबसिडेंस सर्वे करते हैं, उस केस में मैक्सिमम दो पॉइंट का बीच का दूरी कितना होगा, 3 मीटर होगा। 3 मीटर से ज्यादा हम लोग नहीं रखेंगे, 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया। देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्लान एंड सेक्शन। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इस सब आंसर बता देंगे इसका। फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ प्लान, प्लान एंड सेक्शन, प्लान और सेक्शन का जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो सही होना चाहिए, उसमें भूल भाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा खदान में, तो कौन होगा भाई, सबको पता है, एक ही जो करता है वही जिम्मेवार होगा, है कि नहीं। अगर मान लो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो ड्राइवर ना जिम्मेवार होगा, उसका मालिक थोड़ी ना जिम्मेवार है, ठीक है, भले ही गाड़ी में ब्रेक ना दिया हो, लेकिन जिम्मेवार ड्राइवर है, उसी को बोले तुम काहे ले चलाया, ठीक है नहीं। जिम्मेवार कौन होता है, जो उसको रन करता है, जो चलाता है। तो इसमें भी क्या है, सर्वेयर जिम्मेवार होता है, सर्वेयर ही होना चाहिए। देखो, नेम द वायर यूज फॉर प्लम्बिंग, देखो इन कोरिलेशन सर्वे, चलो इसका इसका लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, नेम द वायर, नेम द वायर, वायर यूज, लिखो नेम द वायर यूज फॉर, यूज फॉर, यूज फॉर, ठीक है, सॉफ्ट सिंकिंग, सॉफ्ट सिंकिंग, सिंकिंग, सिंकिंग का थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, सॉफ्ट सिंकिंग प्लम्बिंग इन कोरिलेशन सर्वे, प्लम्बिंग इन कोरिलेशन सर्वे, प्लम्बिंग है ना, पी है, प्लम्बिंग इन कोरिलेशन सर्वे, इन को रिलेशन, कोरिलेशन सर्वे का नाम सुने आप लोग, कोरिलेशन सर्वे। तो कोरिलेशन सर्वे के समय जो सॉफ्ट, जो कोरिलेशन सर्वे के समय जो तुम्हारा
जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो वायर इस्तेमाल करते हो, कौन सा वायर होता है, उसको बोलते हैं पियानो वायर, PIANO, पियानो। पियानो वायर का इस्तेमाल होता है ना, किस वायर का इस्तेमाल होता है, पियानो वायर होता है। उसमें जब उसको लोड देता है ना तो स्ट्रेच कम होता है उसमें, इसलिए हम लोग पियानो वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, पियानो वायर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक सवाल हम लोग क्लास में बहुत बार आया है ना, बहुत बार डिस्कशन किया था, स्टैट्यूटरी प्लान। कोई मुझे बता सकता है रिप्लाई देके टोटल स्टैट्यूटरी प्लान कितना है? टोटल स्टैट्यूटरी प्लान कितना है? टोटल स्टैट्यूटरी प्लान कितना है? 7 है, 7 है ना। देखो एक्चुअली जो प्लान के बारे में पता है टोटल 19 प्लान है, मेरा बताने में क्लास में गलती हुआ, लेकिन एज पर जो रेगुलेशन में दिया हुआ है, तुम देखोगे ना रेगुलेशन में केवल 7 प्लान का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, दिस प्लान ओनली नोन एज स्टैट्यूटरी प्लान। ध्यान से, टोटल स्टैट्यूटरी प्लान कौन सा जिसमें रेगुलेशन में जिक्र किया गया ना, वही। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी प्लान कितना है? देखो टोटल जिसका रेगुलेशन में जिक्र मिलता है, टोटल, देखो ये वाला मेरा डाटा नहीं है, ये मैंने किसी का बुक में पढ़ा हूं, मैं उसी बुक का डाटा से मैं बता रहा हूं। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्लान, स्टैट्यूटरी प्लान। तो जो सीएमआर में मिलता है ना बाबू, जितना सीएमआर में मिलता है ना जिक्र, जिस प्लान के बारे में सीएमआर में बोला गया है वही प्लान स्टैट्यूटरी प्लान उसमें दिखाया गया। जैसे सरफेस प्लान हो गया, अंडरग्राउंड प्लान हो गया, सरफेस प्लान, अंडरग्राउंड, तुम्हारा फिर हो गया तुम्हारा वेंटिलेशन प्लान हो गया, जॉइंट सर्वे प्लान हो गया, जियोलॉजी प्लान हो गया, वाटर डेंजर प्लान हो गया, और एक तो तुम्हारा जो हो गया वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया। तो 7 तरह का प्लान का जिक्र मिलता है, तो टोटल 7 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 7, 0 7 7, 7 प्लान है। और 7 प्लान के बारे में मैंने बताया, ये 7 प्लान चूंकि सीएमआर में जो दिया गया ना, इन सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन, सीएमआर में जिस प्लान के बारे में जिक्र किया गया, सीएमआर 2017 में जिस प्लान के बारे में जिक्र किया गया है, उसी प्लान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी प्लान के बारे में लोग बात करेंगे, वही स्टैट्यूटरी प्लान में काउंटिंग आता है नॉर्मली। ये उस बुक का डेटा है, मैंने मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया है, उस बुक के आधार पर मैं बता रहा हूँ। टोटल 7 प्लान स्टैट्यूटरी है, बाद बाकी रिक्वायरमेंट के आधार पर होता है। उस बुक का कहना है कि जो बाद बाकी चीजें होती है वो रिक्वायरमेंट के आधार होती है। जैसे मान लो कि तुम्हारा ऑफसेट प्लान, तुम्हारा फिर जैसे हो गया मान लो जैसे एक्सीडेंट प्लान, जब जरूरत है तब बनाएंगे। डस्टिंग प्लान सब माइंस में नहीं होता, जहां जरूरत है वहां पे बनाएंगे। लेकिन ये जो 7 प्लान है ना, ये स्टैट्यूटरी प्लान है, इसको रखना ही पड़ेगा हर माइंस में। ये सीएमआर में जिक्र किया गया, दीज आर द स्टैट्यूटरी प्लान। पर मेरे हिसाब से सब होना था, पर चलो ठीक है, जब बुक में लिख दिया तो फिर मैं काटने वाला कौन होता हूँ? ठीक है, हम और आप कौन होते हैं जिसको काट दे? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लो, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे। जब आप एग्जाम देने जाओगे, तुम्हारा क्या बोलता है, किसी तुम्हारा जैसे आप यूपीपीएससी एग्जाम देने जाओगे, तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये सारा आ सकता है। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे एक सवाल आपसे आ सकता है, व्हाट इज द एडिटिव कांस्टेंट एंड मल्टीपल मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट लिखता हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी उसी के साथ रहेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज, व्हाट इज, ठीक है, ये है मतलब एक नंबर में, व्हाट इज ए नंबर में। तो पहला है एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव कांस्टेंट, और टेक्योमेट्री सर्वे शायद है उसी से रिलेटेड है, एडिटिव कांस्टेंट, ADDITIC, एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, कभी क्लास में पढ़ाएंगे इसके बारे में जिक्र में, फिलहाल इसको याद रख लेना 0। और अगर बी नंबर में आपसे कोई पूछेगा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, तो वैल्यू कितना होता है, इसको याद रखना। ठीक है, मैं अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, रीजन भी है क्योंकि मैंने इसका ठीक से ये नहीं किया हुआ, मतलब पढ़ा हूं लेकिन भूल गया हूं किससे रिलेटेड है कांस्टेंट। अगर कोई मुझे थोड़ा सा भरोसा दे देगा आपको कि ये टेक्योमेट्री सर्वे से है कि नहीं, टेक्योमेट्री सर्वे से यस और नो में रिप्लाई दे दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये टेक्योमेट्री सर्वे का है कि नहीं है। की प्लान स्टैट्यूटरी प्लान का पार्ट है कि नहीं, की प्लान इसमें जिक्र किया हुआ है, अगर इसमें जिक्र किया हुआ है तो होगा। की प्लान तो देखो, की प्लान क्या होता है, शो करने का पार्ट है, कोई प्लान नहीं है, वो शो किया जाता है ना, शो किया जाता है। ठीक है, चलो, तो एडिटिव कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा याद कर लेना तुम लोग। फिलहाल इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। और कुछ लिखो, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लिखो, लिखो
नेक्स्ट लिखो, द लाइन ऑफ द साइट ऑफ थियोडोलाइट इज, ये सवाल कभी एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है। लिखो द लाइन, लिखो द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट। मैंने बताया था ना कुछ क्वेश्चंस को मैंने छाट के आप लोग को लेकर आऊंगा, जो कि जो सर्वे से होगा, नॉट प्लान एंड सेक्शन से होगा। दिस इज द सर्वे, इस सर्वे का क्वेश्चन है। दोनों सवाल जो देख रहे हो ना सर्वे का, ठीक है, ऑफ थियोडोलाइट इज, थियोडोलाइट में जो ना लाइन ऑफ जो साइट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ साइट होगा ना, दैट इज द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। इसका आंसर क्या होगा, जो लाइन ऑफ साइट होगा क्या होगा, इट इज द पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो लगा होता है ना, जो टेलीस्कोप होता है थियोडोलाइट में लगा हुआ, जो टेलीस्कोप लगा होता है, इस टेलीस्कोप के पैरेलल होता है लाइन ऑफ साइट। बिल्कुल सही है कि नहीं। जो लाइन ऑफ साइट होगा इसका क्या होगा, पैरेलल। हाँ कॉल की मीटर, ठीक है, तो इसके पैरेलल होता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्सिस का क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। ठीक है, जो एक्सिस होगा उसका पैरेलल होगा, उसका पैरेलल होता है। नेक्स्ट लिखो, ईच पॉइंट, ठीक है, इंटरेक्टेड इन टोटल स्टेशन इज स्टोर्ड इन, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईच पॉइंट, ठीक है, इंटरेक्टेड, ठीक है, इंटरेक्टेड नहीं होगा, माफ करना, इंटर्ड होगा, इंटर्ड होगा, सॉरी, एंटर्ड इन टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन, ठीक है, टोटल स्टेशन इज स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर होता है, जो भी टोटल स्टेशन में जब पॉइंट हम लोग देते हैं ना, तो किसमें स्टोर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। जो क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। देखो अभी के डेट में ना ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया ना, तुम बोलोगे सर टोटल स्टेशन एडवांस, नहीं, टोटल स्टेशन से भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट आया, वो सोच नहीं सकते हो। एक बार अगर वो स्कैन कर लेगा ना, कहीं पर भी इसमें ऐसा स्कैनर खास लगा हुआ है, स्कैन वो कर लेगा ना, तो कोई भी चीज मान लो कि सामने गाड़ी खड़ा है, कुत्ता बैठा हुआ है, 3D प्रिंट कर देगा वो एकदम। कुत्ता को तुम चाहोगे तो हटा सकते हो, कुत्ता को कहीं और बैठा, मतलब गजब का है, ऐसा निकला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया ना, सोच नहीं सकते। टोटल स्टेशन क्या है, टोटल स्टेशन तो प्लान वगैरह प्लॉट करने में बहुत अच्छा है, ठीक है। मैकेनाइज्ड माइंस के लिए हम लोग बहुत अच्छा सोचते हैं टोटल स्टेशन, लेकिन उससे भी हाईली मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट सब आया, बहुत मैकेनाइज्ड, एकदम फुल्ली मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट सब आया है, जो कुछ भी कर सकता है, किसी तरह का मेजरमेंट एकदम बहुत झटपट कर सकता है, एकदम तुरंत कर देगा 5 मिनट में। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो तुम फीता से मापोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ईडीएम से मापोगे कम समय लगेगा, टोटल स्टेशन तुरंत माप देगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना तुम दिखाओगे तुरंत मेजर कर लेगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं। इस तरह का हाई पावर सेंसर इंस्ट्रूमेंट आया है, बहुत सारा चीजें, जब तुम सर्वे में पढ़ोगे, सर्वे में होते तो पता चलता सारा चीज के बारे में, ऐसा थोड़ा कम ही पता चलता है क्योंकि सर्वे से हम लोग है नहीं वैसे। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कुछ और, एक दो सवाल और छूट रहा है, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। When the सर्वे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड, सर्वे इंस्ट्रूमेंट को कब कैलिब्रेटेड किया जाएगा, लिखो when सर्वे SURVY, सर्वे इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड। जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको कब कैलिब्रेशन करेंगे, कब कैलिब्रेटेड होगा, लिखो एज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर, लिखो एज स्पेसिफाइड, देखो एज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो स्पेसिफाई कर देगा, मैन्युफैक्चरर जो बात लिख देगा, क्या इतना दिन के अंदर आपको उसको कैलिब्रेशन करना है,
उसी हिसाब से होगा, उसमें कोई टाइम टेबल नहीं है कि इतना होता है उतना, ठीक है। तो ये ठीक है, ये सारी चीजें रहा, कुछ चीजें जो आपका इसका पार्ट रहा। और एक सवाल और लिख लो, ठीक है। हाउ मेनी टू प्लान सेंड फॉर द, जब जब कोई माइंस को हम लोग अबंडन या क्लोज करेंगे तो कितना प्लान भेजना होता है, ठीक है, कितना प्लान और सेक्शन का कॉपी भेजते हैं, ठीक है। लिखो हाउ मेनी, लिखो हाउ मेनी प्लान नीड टू सेंड व्हेन माइन इज अबंडन क्लोज और डिसकंटिन्यू। लिखो हाउ मेनी, लिखो हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी प्लान, दैट इज प्लान नीड टू सेंड, कितना प्लान का कॉपी जरूरत होता है भेजने का, कब, ठीक है, व्हेन ए माइन इज अबंडेंट, व्हेन अ माइन इज abundant, comma close और discontinue। इस केस में कितना प्लान का कॉपी भेजना होता है, तो लिखो आंसर, ठीक है, 2 कॉपी। कितना भेजना होता है, 2 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी, 2 कॉपीज प्लान का हम लोग भेजते हैं, 2 कॉपीज प्लान का भेजा जाता है, ताकि 2 कॉपी भेजा जाता है, ये होता है। और नॉर्मली हम लोग कितना भेजते हैं, कब भेजते हैं, विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर भेजेंगे, 30 डेज, ठीक है। नॉर्मली सीआई को भेजा जाता है ना, चीफ इंस्पेक्टर भेजा जाता है। और इन केस, लिखो लिखो इन केस ऑफ डिसकंटिन्यू होगा, इन केस ऑफ डिसकंटिन्यू 90 डेज, इन केस डिसकंटिन्यू 90 डेज। नॉर्मली हम लोग 30 दिन में भेजेंगे सीआई को, और अगर डिसकंटिन्यू होता तो 90 दिन के अंदर भेजेंगे, यही कंडीशन है कि 90 दिन के अंदर, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा होता है डिसकंटिन्यू तो भेजना होता है, तो 60 दिन डिसकंटिन्यू का परमिशन होता है, प्लस 30 डेज मिला के 90 दिन के अंदर हम लोग भेजते हैं। ये दोनों मिलाकर डेटा तुम देखोगे लगभग यही है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट रहा, कुछ चीजें रहा जो आप लोग को मैंने बताया, जो आप लोग को मैंने पढ़ाया हूं, ठीक है। अब आप लोगों की ड्यूटी क्या है, जो मेजर ड्यूटी का पार्ट है, पूरा का पूरा रेगुलेशन नंबर अच्छा से 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70, ठीक है। ये पूरा का पूरा जितना है ना 65 से लेकर 70 तक जो भी रेगुलेशन है, सारा का सारा रेगुलेशन कदम अच्छा से लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छा से पढ़ो, एकदम बारीकी से पढ़ो। अब देखो उसमें कौन सा चीज है जो हम नहीं पढ़ाया है और जो तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी, जो भी चीज ऐसा मिले जो तुमको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको मार्क। देखो एक बात जीवन में याद रखो, जो बाज होता है ना, जो बाज पक्षी होता है ना, वो कभी किसी के सहारे नहीं उड़ता है, वो खुद के बलबूते पे उड़ता है। कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्लास में रिजल्ट करते हैं, जो भी बच्चा क्लास से रिजल्ट करता है, एक चीज उसमें कॉमन होता है, वो कहीं ना कहीं खुद का भी एफर्ट रहता है। अगर एक टीचर का पढ़ाने से अगर रिजल्ट होता सिर्फ, तो सारे बच्चे क्लास में टॉपर होते हैं, सारे बच्चे जॉब करेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल यह है कि टीचर को पढ़ाने के बाद भी जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा खुद से देखता है, उसका रिजल्ट होता है। टीचर के पास क्या है, टीचर के पास एक दायरा है, एक रेडियस, एक बाउंड्री है, वो सप्ताह में जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना ही पढ़ा पाएगा। जितना टाइम उसके लिए एक बैरियर है, उसके लिए दिन बैरियर है, उसके लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सिलेबस, उसका चार्ट, ये सारा बैरियर है। लेकिन स्टूडेंट के पास कोई बैरियर नहीं है, वो जब चाहे तब जितना देर चाहे उतना देर पढ़ता। तो जीवन में याद रखो कि अगर तुमको सफल होना है तो टीचर के साथ साथ तुमको खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा। कभी भी 100% ब्लाइंड होके मेरे ऊपर या कोई टीचर के ऊपर यकीन नहीं करना। मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ सर हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से तैयारी करना, ये चीजें बहुत मायने रखती है। जब तुम खुद से पढ़ोगे ना तो पता चलेगा एग्जैक्टली कहां पे एरर हो रहा है, कहां पे छूट रहे हैं। जैसे हम जब कुछ बात बोल रहे हैं, तुम कुछ सुन रहे हो, इन दोनों के बीच कुछ एरर आती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन एरर, जो तुम नहीं समझ पाओगे। तुम उसको किताब में पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि अच्छा ये चीज सर बोलना था, सर यहाँ पे गलत बोले। बहुत सारा लड़का को फोन करके पूछता है सर आप किसमें गलत बोले, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ बाबू उस समय हम ये बात बोले, बोलता हाँ सर आप यही बात बोले।
एक बच्चा सुबह में फोन करके बोल रहा सर टेल गेट में आप बोले ऊपर रहेगा, मेन गेट बोले नीचे रहेगा। ऊपर में मेन गेट हम देखे सर किताब में नीचे। हम कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, टेल गेट ऊपर मेन गेट नीचे। सर बताए हम बताए मेन गेट में इंटेक एयर होता है, टेल गेट में रिटर्न एयर, सिंपल हम ये पढ़ा है। तो इस तरह से एरर हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा बुक। जब आप बुक्स पढ़ोगे तब समझ में आए कि नहीं आप जो समझ रहे थे, जो टीचर समझा रहे थे, उनका मतलब ये था और किताब में ये लिखा हुआ है, आपको उस समय समझना है। सो मस्ट रीड द बुक। ये जो 5 रेगुलेशन आपका खत्म हुआ, 5 रेगुलेशन आप ईमानदारी से घर में बैठ के पढ़ो। जो डेटा है, जो वर्ड है, जो भी लगता है आपको क्या इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन करो, उसको लिखो। तो आप नोट्स में नोट डाउन कर लो कि हाँ सर मेरे लिए और इंपॉर्टेंट बात ये था, हम 10-5 पॉइंट लिख लिए। और हर स्टूडेंट को कम से कम 5 से 7 पॉइंट तो मिलेगा, स्वाभाविक। क्योंकि मेरे पास एक बाउंड्री, मैंने बताया मेरे पास टाइम बाउंड्री है, मेरे पास सिलेबस बाउंड्री है। इस कारण से मैं सब चीज को पढ़ा पाना, बोल पाना क्लास में पॉसिबल नहीं होता। हम कोशिश करते कि जितना एग्जाम में पॉसिबल हो उसके 4 गुना पढ़ा दो, लेकिन सारा पॉसिबल नहीं। ये रियलिटी हर किसी के लिए रियलिटी। अगर सब कुछ वो पढ़ा है तो फिर किताब क्यों नहीं पढ़ा है? तो किताब ही पढ़ो, किताब ही खरीद के पढ़ो। हम लोग एक्सप्लेन करते, समझाते हैं हर एक बार। यहाँ पे तुम्हारा दिक्कत होगा तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रीड द बुक। एक बार जरूर पढ़ो इसको अच्छे से। आज पढ़ो, कल पढ़ो, कल तो छुट्टी है, कल पढ़ो, लाइन बाय लाइन अच्छे से मार्क करके, पेंसिल से, स्केच पेन से मार्क करके देखो कि कहाँ क्या है नहीं। अच्छा एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, अगर तुम लोग परमिशन दो। देखो हर चीज का पीडीएफ मार्केट में अवेलेबल है,